धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो मुद्दे इस वक्त हवा में उछाले जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हवा में उछल रहे हैं। पहला मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसको कहा जा रहा है समान नागरिक संहिता, उसको लेकर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा 2 बच्चे या 1 बच्चे पैदा करने का मुद्दा, और इन दोनों मुद्दों के आसपास जब तमाम चीजें आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इनके खिलाफ में मुसलमान खड़े हुए हैं, या ये मुसलमानों के खिलाफ दोनों मुद्दे खड़े हुए हैं। पर क्या वाकई में तस्वीर यही है कि दोनों मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुसलमान इन मुद्दों के खिलाफ हैं, या कोई और पहलू भी हो सकता है? उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के दौर में जो ये मुद्दे उछाले गए हैं, इनको कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या पहली बार ऐसा हुआ है? तो इन्हीं दोनों सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय कुमार जी जुड़ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात में उनके कॉलम आते रहते हैं, लगातार वो लिखते रहते हैं। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी वो काम करते रहते हैं। आज भी उनका एक अखबार में जो है आर्टिकल छपा है, तो मुझे लगा उन्हीं से रब्ता किया जाए और उन्हीं से समझा जाए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल जो मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं कि हवा में जो इस वक्त दोनों मुद्दे उछल रहे हैं, उसमें पहले मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाई कोर्ट जो दिल्ली है उसकी जो जस्टिस हैं प्रतिभा एम सिंह, वो एक दलित महिला है, यानी कि जनजातीय महिला है राजस्थान की। वो एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, उसका तलाक का मामला होता है। उस पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि अब देश के अंदर जातीय धार्मिक तमाम परंपराएं टूट रही हैं, सब एक दूसरे से शादियां कर रहे हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद, टिप्पणी के बाद जो सामने तस्वीर उभरती है वो हिंदू मुस्लिम हो जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? सर, कोड जो है बहुत समय से वक्तन वो कहता रहता है, वक्त वक्त पे कहता रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें आर्टिकल 44 में कहा गया है कि ममलकत को, रियासत को, स्टेट को एक साथ मतलब सिविल कोड बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जी। तो ये बात कोई बिल्कुल नई नहीं है, ये पहले भी उठी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बुनियादी हुकूक है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको कोई भी सरकार कभी भी वापस नहीं ले सकती है, वो इंसान के साथ हमेशा रहेगा, सिटीजन के साथ, जिसको हम बोलते हैं इनसेपरेबल, जिसको कभी अलहदा नहीं किया जा सकता। उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी मजहबी जो उनकी पहचान है या जो उनका अकीदा है उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 और जो दीगर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वहां कहा गया कि अकलियती कम्युनिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी हैं, न सिर्फ अपने धर्मों पर पूरी आजादी के साथ बढ़ेंगे और उनको स्टेट प्रोटेक्शन देगा, बल्कि अपने तालीमी, अपने शैक्षणिक और अपने जो और दीगर जो मामले हो पूरी आजादी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है जिसकी वैल्यू जो है, जिसका जो है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि आप उसको कभी वापस नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग चाहते थे उस जमाने में, कुछ लोग चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए, लेकिन उस जमाने में बड़ी बहस हुई और बाद में लगा कि ये मामला बहुत ही आपको क्या कहे विवादित है। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया, कहा कि राज्य को कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिसे जनता मानने के लिए तैयार नहीं हो, नहीं तो जनता बगावत करेगी। और इसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। एक और बात अकरम साहब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी कहा है कि लोगों की बहबूद, उनकी भलाई, उनके फलाह के लिए भी काम होना चाहिए। और एक साथ सिविल कोड से पहले सारी बातें कही गई, एक सोशल सिस्टम ऐसा बने जिसमें सबको बराबर के अधिकार मिले। लेकिन सरकार क्या करती है, जो असल जिम्मेदारी है लोगों को रोजी रोटी कपड़ा देने की जो बात है, उस तरफ काम नहीं करती है, विवादित मुद्दे को उठाती है। क्यों उठाती है अकरम साहब? उत्तर प्रदेश का इलेक्शन पास में है, कोरोना में सरकार बुरी तरह से नाकाम है, नौजवान बेरोजगार हैं, सरसों का तेल 200 रुपए किलो से ज्यादा है, पेट्रोल में आग लगी हुई है, उनको कोई मुद्दा चाहिए।
जी ठीक आपने कहा, और आपने जो बैकग्राउंड बनाया और तमाम चीज़ें जो सामने रखी वो बहुत बेहतर ढंग से रखी, लेकिन मैं फिर हाई कोर्ट के फैसले पर ही, हाई कोर्ट की टिप्पणी पर ही आना चाहता हूं। हाई कोर्ट में मामला हिंदू लड़के का और जनजाति जो मीना समाज से आने वाली राजस्थान की लड़की का था, वहां कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। लेकिन टिप्पणी हाई कोर्ट से निकल के आई और पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो इस वक्त हवा चल रही है वो हिंदू मुस्लिम के आसपास चल रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? और आपका रिएक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे बाकायदा पीएचडी किया है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जज साहिबा जो हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने अपना फैसला दे दिया। और देखिए, इसमें अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करेंगे तो आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। बहुत लोगों को लगता है बिल्कुल आना चाहिए, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है, इसकी वजह ये है कि जैसे ही ये मामला सामने आया, जैसे ही कोर्ट ने बयान दिया, और हो सकता है कि जो जज जो हैं वो समझते हैं कि ये बिल्कुल सही चीज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, कि उनकी राय हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, जिनको बड़ी परेशानी आजकल हो रही है क्योंकि सरकार उनकी नाकाम हो रही है, तो उन्होंने इस मैटर को पिक किया, और पिक करने के बाद उन्होंने मुस्लिम बैशिंग शुरू कर दी। अब देखिए कैसे कैसे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जब हिंदुस्तान में सारे लोगों का डीएनए एक है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप जरा एक बात सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने तरह तरह के लोग हैं, कितनी रेस, कितने कास्ट, कितनी कम्युनिटी, कितने रीजन है, सबका डीएनए किसने चेक किया आप बताइए। और कौन कह सकता है कि अकरम खान का भी डीएनए जो है और अभय कुमार का भी डीएनए एक है, और इस तरह के अगर है भी तो क्या है और नहीं भी तो क्या है। हम भाई हो सकते हैं, हम एक बेहतर समाज में रह सकते हैं। अगर आपका हमारा डीएनए नहीं भी मिला, फिर भी अगर हम चाहते हैं कि दोनों लोग एक आराम से और प्यार से जिंदगी गुजारें, तो हम भाई हो सकते हैं। तो उन्होंने पता नहीं है हिंदुत्व के लोगों को कौन सी स्टडी, जो 130 या 40 करोड़ लोग हैं, कैसे उन्होंने स्टडी कर ली कि सबका डीएनए भी उन्होंने एक कर दिया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि आपको ये कह रहे हैं कि जब एक डीएनए है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए। एक जब डीएनए है तो एक क्यों नहीं होना चाहिए कानून देश के अंदर में। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, एक कानून आप बनाइए, लेकिन एक काम कीजिए, आप सबसे पहले एक स्कूल शिक्षा लाइए जहां पे प्रधानमंत्री का भी बेटा, बड़े बड़े उद्योगपति का भी बेटा, और एक रिक्शा खींचने वाले का बेटा, एक कामगर इंसान जो है उसका भी बेटा एक स्कूल में पढ़े। आप शहर में एक तरह का कानून लाइए कि सबके लिए अच्छा फ्लैट हो, सबके लिए घर हो। आप एक तरह का बेहतरीन खाना सबको मुहैया कराइए, सबके लिए एक तरह का अस्पताल कीजिए। हम तो चाहते हैं कि मतलब यूनिटी और इक्वालिटी हो जाए, लेकिन उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर 80-80 हजार रुपए में बिके हैं। गरीब आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरा है, न कि कोरोना के वायरस से मरा हुआ है। तो उनको एक इशू चाहिए। दूसरा इशू ये क्या कह रहे हैं, एक मतलब हिंदुत्व पार्टी के लीडर है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और उन्होंने अगरतला में एक बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि इससे मुल्क की तरक्की हो जाएगी और अमन हो जाएगा और पीस बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं कि मुल्क की तरक्की अकरम साहब को रोजगार देने से होगी। मुल्क की तरक्की फलाह और बहबूद पे काम करने के लिए से होगा। मुल्क की तरक्की बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब भरने के बजाय कुछ नौकरी रोजगार करो भाई, कुछ मनरेगा में लोगों को लाओ, कुछ स्कूल खोलो, कुछ कॉलेज खोलो, कुछ अस्पताल बनवाओ। ये सब कुछ नहीं करना है। रही बात पीस, मतलब शांति कैसे आएगी, तो शांति आएगी न्याय करने से, शांति आएगी इंसाफ करने से। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया और तमाम चीज़ों पे जैसे रोशनी डाली है, मुझे लगता है कि आसान से शब्दों में एक आम आदमी भी समझ सकता है। लेकिन चलिए, ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन मुसलमानों को क्या दिक्कत है? अगर हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की है, वो क्यों रिएक्शन के तौर पे खड़े हो जाते हैं? हमेशा देखिए सबसे पहले वही खड़े दिखाई देते हैं। जी, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो सबसे पहले वही, देखिए गेंद तो फेंकते हैं हिंदुत्व के फोर्सेस के लोग, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए कभी कभी उनको इतना प्रभोग किया जाता है कि हो सकता है कि उसमें से कुछ चंद लोग ऐसे हों जो लोग जरूरत से ज्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। 2-4 रोज पहले जाने माने इंसानी हुकूक के जो ये हैं, आपको एक्टिविस्ट हैं, जहदकार हैं, आपको श्री जॉन दयाल साहब, बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, बड़े पुराने जर्नलिस्ट भी यही दिल्ली में रहते हैं। उनसे मैंने एक छोटी सी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा
कि अरे यार ये मामला मुसलमानों का ही सिर्फ नहीं है। मैंने कहा, फिर से याद कीजिए, ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोगों को भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि उनके जो कस्टमरी लॉ हैं, कस्टमरी लॉ का मतलब है कि जो उनके परंपरा पर आधारित जो उनके लॉ हैं, उसके मुताबिक वो अपने आप को अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और स्टेट उसकी प्रोटेक्शन देता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं जानता हूं कि आदिवासी इलाकों में क्या होता है, शायद लड़की की शादी हो जाने के बाद शायद उनको प्रॉपर्टीज में हिस्सा नहीं मिलता है। सुनिए, तो वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं मालूम है। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे रीजन भी ऐसे हैं जहां पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे लगता नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल जो मतलब जो स्टेट्स हैं वहां पे वो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने से पहले शायद बहुत सारी चीजें वहां आप नाफिज नहीं कर सकते थे। तो और श्री जॉन दयाल साहब ने कहा कि देखिए, हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो होती है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती है जो एक साथ जो इकट्ठे रहते हैं, उसमें टैक्स का रिलैक्सेशन है जो कि दीगर कौमों को नहीं है। तो ये बहुत ही अफवाह वाली बातें फैलाई जाती है कि सिर्फ मुसलमानों को आईली कानून या मुसलमानों को ही पर्सनल लॉज हैं और बाकी सब तो यूनिवर्सल लॉ और यूनिफॉर्म लॉ से गाइड हो रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, हिंदुओं का भी है। हिंदू कैसे शादी करेगा, आग पे फेरे लेगा कि नहीं लेगा, शादी करने के बाद किस तरह के रसूमात अदा किए जाएंगे, प्रॉपर्टीज अगर मान लीजिए मेरे 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, पिताजी हैं, तो उसमें लड़ाई हो जाए मान लीजिए और संपत्ति का बंटवारा हो, तो हमें अपने हिंदू कोड बिल के जो उसके कानून है उसके मुताबिक होगा। तो ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये सबका मामला है और इसमें सब फंसेंगे, इसमें सबके ऊपर मार आएगी। यही तो मैं कह रहा हूं सर, सबका मामला है। एक सिख हेलमेट लगा के नहीं चलता है, पगड़ी पहन के चलता है और उसको इसकी इजाजत है बाकायदा कानूनी तौर पे। ये उसको उसके पर्सनल लॉ से अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि पगड़ी उसके लिए एक सम्मान का परिचायक है। लेकिन मैं फिर वहीं पे आना चाहता हूं, मुसलमान क्यों नहीं कह देते अच्छा भाई लागू कर दो यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबसे पहले ये खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम होने लग जाता है। क्या आपको लगता नहीं है कि मुसलमान नेताओं को रिएक्शन देने से बचना चाहिए? उन्हें तो बल्कि डिमांड करनी चाहिए, लागू कर दो। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि डिमांड करना चाहिए लागू करने के लिए। देखिए, डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब से, जफरुल इस्लाम खान साहब से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले इसी इश्यूज पे, और आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे कुछ साल पहले तक, कुछ दिन पहले तक, और अरबी और अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अरे इसमें डरने की क्या बात है, कहिए उनको ड्राफ्ट लाए, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ला के तो दिखाएं। तो वो और जॉन दयाल साहब ने भी, जो कि ईसाई समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के जमाने में इस पे कोई बहस हुई थी और उनको भी दावत दी गई थी और वो नुमाइंदगी कर रहे थे ईसाई समाज की। तो उन्होंने वाजपेयी जी से यही कहा कि आप लाइए ड्राफ्ट, ऐसा ड्राफ्ट लाइए जिसमें पूरे हिंदुस्तानियों को बिल्कुल पसंद हो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आज तक मतलब कुछ नहीं ला पाई, और ये सब जब उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है तो इस तरह से सियासत करने शुरू कर देते हैं। और एक और चीज अकरम साहब, एक और चीज याद रखिए, 1972 में श्री गोलवलकर जी, गुरु गोलवलकर जी ने खुद अपने मुख्य पत्र, अपने ऑर्गेनाइजर जो उनका मुख्य पत्र है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कोई मुसलमान और किसी कम्युनिस्ट ने और किसी कांग्रेसी ने वो इंटरव्यू नहीं लिया कि उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। उन्हीं का अपना जो मैगजीन है उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जब उनसे पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में हम आहंगी हारमोनी चाहिए, और हिंदुस्तान में बहुत सारे कल्चर बहुत ही शांति तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए ये हमारा इशू नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि वी नीड हारमोनी, हमको हम आहंगी चाहिए, हमको यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, शाहबानों का मामला 1980-84 में आया और उसके बाद से गलतियां हर तरफ से हुई। मैं इस पर किसी और दिन हम बहस करेंगे। हर तरफ से गलतियां हुई, और गलतियां सरकार की तरफ से हुई, गलतियां मुस्लिम लीडरों की तरफ से हुई, और एक बहुत ही बिना मतलब का इतना शोर शराबा हुआ। और उसके बाद से जो हिंदुत्व की ताकतें थी उनको लग गया कि अरे ये तो बहुत ही जज्बाती मामला है, अगर हम इसको उठाएं और इसको भुनाएं तो बहुत कुछ हमें हासिल हो सकता है। इसलिए मैंने खुद अपनी रिसर्च में पाया कि 1980 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी वाले लोग नहीं करते थे। 1980 के बाद उनके मंशूर यानी मैनिफेस्टो में शामिल हो गया, और तब से इनका ये बहुत ही बड़ा एजेंडा बन गया। और आप जरा सोचिए, इस देश में कोई कहे कि बेरोजगारी दूर कर दो, इस देश में कोई कहे कि हम सबके लिए शिक्षा लाएंगे,
हेल्थ की फैसिलिटी लाएंगे, तो जी। बात समझ में आती है क्या इनका एजेंडा है। राम मंदिर बनाएंगे, अरे हजारों लाखों राम मंदिर है इस देश के अंदर में। जी। क्या है आज, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और एक और बात अकरम साहब आप जान लीजिए कि जी। अंग्रेज के आने के बाद उन्होंने कानून में बहुत सारे इस्लाहात कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे कानून को यूनिफॉर्म बना चुका है। यानी अकरम साहब की जिंदगी और अभय कुमार की जिंदगी 99% जो उसके लाइफ के जो हिस्से होते हैं उसमें एक ही कानून, यूनिफॉर्म कानून से वो गाइड होते हैं। जी। बहुत चंद चीजें हैं, शादी ब्याह, बिल्कुल। आपका इनहेरिटेंस, इसी मामले में हमारा जो है वो आपका पर्सनल लॉ है। और शरिया एक्ट भी आ चुका है 1937 में। लोग बेकार की बात करते हैं कि मुसलमानों के कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। जी। ऐसा नहीं है। और अकरम साहब और अभय साहब अगर शादी भी करना चाहे, मान लीजिए अगर आपकी कम्युनिटी से कोई हिंदू और मुसलमान शादी भी करना चाहे और अगर उनको पसंद नहीं है अपना हिंदू कोड बिल और मुस्लिम कोड बिल, तब भी हमारे संविधान में और हमारे कानून में है कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट से जा सकते हैं। तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि वो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादियां कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और जो विधि आयोग है उसको बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन लंबे चौड़े उन्हें लोगों से मशवरे करने के बाद एंड कर दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से बंगाल के चुनावी नतीजा है और उत्तर प्रदेश में सामने विधानसभा के चुनाव सिर पर खड़े हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो लग यही रहा है कि हिंदू मुस्लिम चलाइए, अपना भला करिए। अब चलते हैं बच्चों वाले मामले को लेकर। बच्चों वाले मामले पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ कानून लागू लाया जा रहा है, जबकि बच्चों वाली समस्या मुसलमानों में कहाँ है इतनी कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे पाबंदी लगाई दी जाएगी और मुसलमानों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है? देखिए, ये मतलब मैं तारीख का तालिबे इल्म हूं और मुझे बड़ी हंसी आती है। ये डिस्कोर्स जो है बच्चे मुसलमान पैदा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये डिस्कोर्स मतलब ये कोई जो जाफरानी ताकत जो 5 साल या 7 साल या 10 साल से रूल कर रही है तब से ये नहीं है डिस्कोर्स, ये 100-150 साल से है ये इस पे। और आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी है डाइंग हिंदू रेस, वो किताब है प्रोफेसर पीके दत्ता ने उन्होंने लिखी है। तो वो डाइंग हिंदू रेस के अंदर में उन्होंने उस जमाने के जितने भी डिस्कोर्स थे उसको इकट्ठा किया और खासकर बंगाल में उन्होंने स्टडीज की और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो मामला है कि मुसलमान बहुत बच्चा पैदा कर रहे हैं, मुसलमान एक दिन के अंदर में पूरे हिंदुओं पे उनकी अक्सरियत थोप दी जाएगी, ये डिस्कोर्स उस जमाने से चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और देखिए दोस्त, ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं है, यूरोप में और अमेरिका में भी और ये बातें चलती हैं कि वहां पे क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर जो मुसलमान जो होंगे वो उनके ऊपर छा जाएंगे। ये सब बात बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान होगा जो ये सोचकर बच्चा पैदा करता होगा कि मुझे अपने पड़ोसियों से ज्यादा अपनी तादाद बढ़ा देनी। मुझे नहीं लगता कोई दिल पे हाथ रख के कहे, चाहे वो हिंदुत्व का बंदा हो, चाहे वो कोई आप किसी भी मतलब तंजीम का बंदा वो दिल पे हाथ रख के कहे। लेकिन मैं तो इसी सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ ना सर। साक्षी महाराज, निरंजना ज्योति और तमाम ऐसे भगवा लीडर जो कहते हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा अपने पास रखो, एक बच्चा आरएसएस को दे दो, एक बच्चा आर्मी में भेज दो, उनका क्या होगा? मुसलमानों को रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे शफीक उर रहमान बर्क संभल से सांसद कहने लगे बच्चे तो पैदा होंगे। अरे आपको क्या जरूरत है बोलने की? वो लोग खुद ही अभी बोल रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा। अब देखिए अकरम साहब, इस तरह की चीजें जो आजकल का जो मेन स्ट्रीम जो खासकर जो गोदी मीडिया है उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ नाम निहाद, कुछ उनको एक दाढ़ी और टोपी वाले कुछ लोग चाहिए और उनको बुलाते हैं और उनसे ऐसी ऐसी बातें कहवाते, पता नहीं वो दानिश्ता तौर पे वो बातें कहते हैं कि जानबूझ के कहते हैं कि नादानिश्ता तौर पे कहते हैं या उनको अकल नहीं होती, मुझे नहीं पता, या कुछ पैसे लेके कहते हैं। हर तरह की मतलब इम्कानात हैं वहां पे, समझ रहे हैं। और वो क्या करते हैं, आग में घी डालने का भी काम कुछ लोग जानबूझ के कहते हैं कि जब तक आप रिएक्शन नहीं दोगे। अब आप मुझे बताइए कि जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर जो मसला है जी, जो ट्रिपल तलाक के ऊपर भी जो मसला है, वहां पे कोई इसको कहेगा कि अरे मैं ये नहीं मानता हूं, ये तो बरेलियों का मामला है, ये तो
देवबंदियों का मामला है, ये उनका मामला है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पिताजी हिंदू थे, पूजा पाठ करते थे, पंडित थे, उनके 5 बच्चे थे जी। मैं 5 भाई हूं। तो आप क्या करेंगे? मेरे पिताजी ने कभी ये सोचा कभी, मतलब कि वो 5 बच्चे हैं तो उससे क्या होगा, हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पीएचडी करने के बाद जरिए मास जो है, आमदनी नहीं है, या इस तरह की चीजें, जिंदगी अभी तक सेटल नहीं हुई है, इस तरह की परमानेंट जॉब नहीं हो पाती है, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान जिनकी शादी कुछ साल पहले तक हो जानी चाहिए, हम भी शादी करने से पहले जो है सोचते हैं उसके लिए। और आप देखिए कुरान के अंदर में भी है कि शादी जो है सुन्नत है, अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम उसको निभा सकते हो, अगर तुम्हारे पास सारे वसाइल हो। तो सरकार क्या करती है कि वसाइल से लोगों को महरूम कर रही है, और उल्टे उस पर इल्जाम लगा रही है कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैंने खुद स्टडीज की है सर, और मैं बता रहा हूं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है। मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है वो पिछले दशक में कम हुआ है। और मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कहना चाहता हूं, कोई मुझे करेक्ट करे अगर मैं गलत हूं, पिछले दशक में मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट था वो 29% था पॉपुलेशन में, जो घटकर 24% हो गया, यानी 5% का ग्रोथ रेट डाउन हुआ है मुसलमानों का। तो आबादी सबकी कम जा रही है। और एक और बात जरा सोच लीजिए, जो लोग कहते हैं अरे सरकार क्या करेगी, कहां से अस्पताल में लोगों को जगह देगी, कहां से बेड देगी, क्या करेगी अगर लोग इतने बच्चे पैदा करेंगे। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं इस तरह की बातों का, कि अगर भारत में लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा टैक्स भी तो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर लोग कहेंगे अरे अमीर टैक्स देते हैं, गरीब टैक्स नहीं देते। ये भी बकवास बातें हैं। अमीर लोग सरकार की मदद से टैक्स माफ करवा लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट से वो बहुत सारे उनके तरीके होते हैं, उससे वो पैसे देने से बच निकलते हैं। लेकिन एक गरीब रिक्शा वाला जब सवेरे उठेगा, एक दूध का पैकेट लेगा, या राशन खरीदेगा, या कोई टिकट लेगा, या कोई दवाई लेगा, या मेट्रो में सफर करेगा, या रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उसको भी टैक्स पैसे सरकार को देना है। तो जिसको हम बोलते हैं गरीब आदमी टैक्स को नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो भी चीज वो खरीद रहा है उस पर टैक्स है उसके ऊपर। अगर मान लीजिए वो कहीं जाके किसी होटल में 100 रुपए का खाना खाता है, कोई इंसान जामिया का या जेएनयू का कोई बच्चा किसी रेस्टोरेंट में जाकर 100 रुपए का खाना खाता है, तो उसमें से जीएसटी 5 या 7 या 10 रुपए लग जाते हैं। तो हर कोई टैक्स दे रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ज्यादा आबादी होने से, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है लोगों की फलाह और बहबूद करने के लिए, तो ज्यादा आबादी होने की वजह से जो टैक्स जा रहा है वो पैसा कहां चला जा रहा है, ये भी कोई सवाल नहीं पूछता है जी। और एक और जान लीजिए, हिंदुस्तान में जो यंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जो आबादी है, इसका हमें इकोनॉमी में फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सस्ते मजदूर होते हैं, इसलिए बाहर की कंपनी यहाँ बिजनेस करती है। कोई आदमी जो 20,000 में दिल्ली में काम कर सकता है और हिंदुस्तान में काम कर सकता है, उसके लिए आपको दुबई, कुवैत, आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको इंग्लैंड, आपको कनाडा, लंदन में आपको 2 लाख 3 लाख रुपए भी देने होंगे। और अब तो पॉलिसी बदल रही है, लोग बच्चे पैदा करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, मेरे दोस्त बात करते हैं कि अगर वहां पे आप बच्चे पैदा करने का प्लान करेंगे तो सरकार सहूलियत देगी। ये देश को जरूरत किसी और चीज की है, और यहाँ के हुक्मरान किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो ना समझ लोग हैं, या कुछ लोग जो खुद अपना मफाद चाहते हैं, वो बेजा बहस में उलझ जाते हैं, और नुकसान जो होता है वो पूरे मुआशरे का हो जाता है। बिल्कुल सही आपने जो लाइन आखिर में कही है कि वो अपना उछालते हैं मुद्दों को, और कुछ लोग अपना जानबूझ के या दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जाके उसमें उलझ जाते हैं और चीजों को बढ़ावा देते हैं, और उनके जो है मकासद को हल करने में उनकी मदद करते हैं। क्योंकि देखिए एक बात होता है ना, हम कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है जी, ताली 2 हाथ से बजती है। जी। तो उनका एक हाथ तो खुजला रहा है ताली बजाने के लिए। कम से कम जो समझदार लोग हैं उनको बचना चाहिए, इस तरह के उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए जी। लेकिन जरूरत है ऐसी तमाम चीजों में ना आने की, होशियारी से काम लेने की, और ये सोचने की कि आखिर ये चीज इस वक्त क्यों कही जा रही है। 7 साल से सत्ता में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।